आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका 9वीं कक्षा के क्षितिज भाग में संकलित कविता है हमारी, जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो हम उस कविता पर चर्चा करेंगे। ये जो कविता है, इसके जो कवि हैं, इसके कवि है राजेश जोशी। राजेश जोशी जी के द्वारा ये लिखी गई कविता है और इन्होंने नाम दिया है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आप सभी के मन में भी उत्सुकता उत्पन्न हुई होगी, जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि भाई क्या सच में ही बच्चे काम पर जा रहे हैं। हाँ, इस कविता में राजेश जोशी जी ने छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए दिखाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका जो उद्देश्य है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के भौतिकवादी युग में मानव से ही दूर हो रहा है, पर साथ ही उसने बच्चों के बचपन को भी छीन लिया है। क्योंकि हमारे समाज में, हमारे परिवार की जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी के घर में धन की समस्या है, पैसे की समस्या है, तो वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर काम करने पर मजबूर हो जाते हैं, शिक्षा से वो वंचित हो जाते हैं। सर्दियों की कोहरे से भरी सड़क पर वो बच्चे काम पर जाते हुए हमें दिखाई देते हैं, जो कि आज के समय की सबसे भयानक बात है। तो कवि जानना चाहता है कि भाई क्या बच्चों की खेलने की सारी गेंदें अंतरिक्ष में खो गई है? जो उनकी रंग बिरंगी किताबें थी, क्या उन सभी किताबों को दीमक ने काट लिया है? जो उनके खेलने के खिलौने थे, क्या वो सारे नष्ट हो गए हैं? क्या जो उनके सारे विद्यालय थे पढ़ने के लिए, बाग बगीचे थे, घरों के आंगन थे, क्या वो सब कुछ अचानक से एकदम समाप्त हो गए हैं? यदि ये सब चीजें समाप्त हो गई है तो बच्चों का जो बचपन है वो तो उनसे छिन ही जाएगा। और यदि बच्चों से उनके बचपन में ही ये सब चीजें छीन ली जाए और उनको काम करने के लिए भेज दिया जाए, होटल पर, ढाबों पर, सड़क पर झाड़ू लगाते हुए, बर्तन साफ करते हुए, अगर इन सभी कामों के लिए उनको भेज दिया जाए तो उनका बचपन कहाँ रह जाएगा? उनका बचपन तो खो जाएगा, छिन जाएगा। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। हमारे समाज में अगर अमीर लोग हैं तो गरीब तबके में रहने वाले लोग भी हैं, और गरीब भी कैसे, ऐसे परिवार भी होते हैं जो झोपड़ियों में रहकर अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। ठीक है, तो उनके माँ बाप जो है वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते, शिक्षा से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। जब वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई का महत्व समझाएंगे, कैसे उनको बताएंगे कि पढ़ाई लिखाई, शिक्षा उनके लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद उस चीज़ का महत्व नहीं समझते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी इस कविता को। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। तो सबसे पहले कोहरा क्या होता है? जब सर्दी का मौसम आता है, चारों तरफ धुंध पड़ती है, उसे हम कोहरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसमें आपका डिफिकल्ट वर्ड है भयानक, यानी कि सबसे डरावनी चीज, सबसे डरावनी बात। पंक्ति का अर्थ आप सभी को पता ही होगा, लाइन है। विवरण, विवरण का अर्थ क्या होता है? विवरण का अर्थ होता है वर्णन या किसी चीज का विस्तार। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि ने छोटे छोटे बच्चों का खेलकूद और पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना सबसे बुरा माना है। तो कवि कहते हैं कि सर्दियों में धुंध से ढकी सड़क पर सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे मेहनत मजदूरी का काम करने जा रहे हैं। यानी कि सर्दी का मौसम है, चारों तरफ धुंध पड़ रही है,
सड़क पर छोटे छोटे बच्चे हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, वो मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। तो बच्चों का पढ़ाई लिखाई और खेलकूद को छोड़कर काम करने के लिए जाना हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यानी कि सबसे भयानक ये पंक्ति है हमारे समय की। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। भाई चलो ये तो हमने मान लिया कि ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर लिखना और विवरण की तरह लिखना वो तो और भी ज्यादा भयानक है, वो बहुत भयानक है। तो इसे इस प्रकार नहीं लिखा जाना चाहिए। भाई आप उसका वर्णन कर रहे हो, सबसे भयानक बात का आप वर्णन कर रहे हो, इसे तो विवरण की तरह नहीं लिखना चाहिए, बल्कि इसे तो प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए कि बच्चे अपनी छोटी सी आयु में काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं। इसका कहने का भाव यह है कि उन्हें काम पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि बच्चों की तरह ही भोला भाला जीवन उन्हें जीना चाहिए। तो बेटा मेरे ख्याल से ये काव्यांश आपको समझ में आ गया होगा, पहला पहरा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पहरे की ओर। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। तो अंतरिक्ष का अर्थ क्या होता है, आकाश, ठीक है। उसके बाद है भूकंप, ये आप सभी को ही पता है, भूचाल। जैसे हमारे भारत के विभिन्न राज्यों में समय समय पर भूकंप आते रहते हैं और इनका कोई निश्चित समय नहीं होता भूकंप आने का। मदरसों, ये उर्दू भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है विद्यालय। जैसे हमारे यहाँ पर स्कूल बोल देते हैं, पाठशाला बोल देते हैं, तो जो मुसलमान लोग होते हैं वो मदरसों का शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। एकाएक का अर्थ होता है अचानक। तो पहले काव्यांश में तो उन्होंने ये बताया था कि भाई बच्चे काम पर जा रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे भयानक पंक्ति है। फिर उससे भी भयानक बता दिया कि भाई हम इसे विवरण की तरह लिख रहे हैं। तो कवि कहता है कि इसे विवरण की तरह नहीं, बल्कि इसे तो प्रश्न के रूप में लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अब इस काव्यांश में उन्होंने क्या बताया है कि अपने माता पिता की सहायता करने के लिए बच्चे पढ़ाई लिखाई और खेलकूद को छोड़कर नौकरी करने लगे हैं। तो कवि ने इसीलिए समाज से प्रश्न किया है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। कवि जानना चाहता है कि बच्चों की सारी गेंदें क्या आकाश में खो गई है, क्या उनकी रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने खा लिया है। दीमक जो कि किताबों को खा जाते हैं या किसी भी वस्तु को नष्ट कर देते हैं, दीमक, ठीक है। क्या उनके सारे खेल खिलौने कहाँ दब गए हैं, काले पहाड़ के नीचे। काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं। बच्चे अब खेलते क्यों नहीं, वे पढ़ते क्यों नहीं। क्या उनके विद्या प्राप्त करने के स्थान विद्यालय किसी भयंकर भूकंप के कारण ढह गए हैं। भाई ये हो सकता है कि जहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो विद्यालय किसी भूकंप के कारण नष्ट हो गए हों। क्या खेलने के सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन, क्या वो सब कुछ एकदम खत्म हो गए हैं, अचानक से ही वो समाप्त हो गए हैं। यदि वास्तव में ऐसा है तो इस दुनिया में बाकी बचा ही क्या है। यह दुनिया तो बच्चों के कारण ही शुरू होती है और बच्चों के लिए ही होती है। यदि बच्चों का बचपन उनके पास नहीं तो दुनिया किस लिए है, उसका तो कोई औचित्य ही शेष नहीं रहा, ठीक है। अब जैसा आपने इसमें पढ़ा कि भाई दूसरे काव्यांश में कि भाई जो उसकी सारी गेंदें हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं, क्या वो अंतरिक्ष में खो गई है। जो उनकी रंग बिरंगी किताबें हैं, क्या उनको दीमक ने खा लिया है। जिन खिलौनों से बच्चे खेलते हैं,
क्या वो सारे काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? और जिन स्थानों पर जाकर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या वो विद्यालय की इमारतें किसी भूकंप के कारण ढहकर नष्ट हो गई है क्या? और जो उनके खेलने के मैदान हैं, बाग बगीचे हैं, घरों के आंगन हैं, क्या वो एकदम से सब कुछ नष्ट हो गए हैं? तो दूसरे काव्यांश में हमने ये पढ़ा था। और अब जो हमारा तीसरा काव्यांश है वो क्या है? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि हैं सारी चीजें हस्ब बामुल। हस्ब बामुल का मतलब होता है कि भाई चीजों को जैसा होना चाहिए था वैसा ही है। चीजों को जैसा होना चाहिए था वैसी ही हैं। इसे कहते हैं हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो अब कवि क्या कहता है? अब कवि ये कहता है कि यदि बच्चों की गेंदें, रंग बिरंगी पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन एकदम एकाएक समाप्त हो गए होते तो यह बहुत भयानक होता, क्योंकि तब बच्चे खेलने से वंचित रह जाते। वे तब तो बच्चे खेल ही नहीं पाते। पर अब तो उससे भी भयानक बात यह है कि सारी वस्तुएं जो की त्यों हैं, यानी कि सारी चीजें जैसी थी वैसी की ही वैसी हैं। तो ये सबसे भयानक बात है। इनमें से कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, पर दुनिया के हजारों छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह सबसे भयानक बात है। तो कवि ये पूरे समाज से प्रश्न करता है कि भाई समाज में सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, तो फिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? तो यहाँ पर कवि ने हमें उत्तर दिया है, बताया भी है कि वे बच्चे काम पर क्यों जाते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि वे अपनी भूख मिटाने के लिए काम पर जाते हैं, क्योंकि जो उनके माता पिता होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो इतना भी नहीं कमा पाते कि अपने परिवार के बच्चों का पेट भर सकें। तो सबसे पहला मुख्य कारण क्या बताया है कवि ने कि वो अपना पेट भरने के लिए काम पर जाते हैं। ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि भाई उनके परिवार में पैसे की समस्या है। ठीक है, घर का गुजारा अच्छी तरह नहीं चल पाता, तो अपने माता पिता के बोझ को कम करने के लिए भी वो बच्चे काम पर जा सकते हैं। हो सकता है कि वो अपने माता पिता की आर्थिक समस्या की मजबूरी को देखते हुए उनके बोझ को कुछ कम करना चाहते हो, इसलिए उन्होंने काम पर जाना शुरू कर दिया है। उनका बचपन तो न जाने कहाँ पीछे छूट गया है, यह बहुत भयानक बात है। लेकिन बच्चों, अब मैं एक अध्यापिका होने के नाते आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या यह उचित है? आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे, आप अपने समाज में देखते होंगे कि हमने छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में तो बच्चे टैक्सी को साफ करते हुए होटलों पर, ढाबों पर, ठीक है, या फिर किसी के घर में साफ सफाई करते हुए वो देखे गए हैं। तो मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक बच्चे होने के नाते क्या आप इस चीज को सही मानते हैं कि वो बच्चे काम पर जा रहे हैं? मेरे नज़रों में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हमारा आने वाला भविष्य है, वो देश के युग निर्माता हैं। ठीक है, जो एक नई पीढ़ी होती है वही देश को आगे ले जाने में सहायक होती है। अगर बच्चों को विद्यालय की जगह उनके हाथों में हम काम थमा दें कि तुम्हें ये कार्य करना है, तुम्हें वहाँ सफाई करनी है, तुम्हें होटल ढाबों पर काम करना है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चों का जो बचपन होता है वो उनके पढ़ने लिखने के लिए होता है, खेलने कूदने के लिए होता है।
ठीक है, ना कि उनसे काम करवाने के लिए। अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो यह सच में ही हमारे समाज के लिए बहुत ही भयानक बात है और हमें इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप अपने पड़ोस में भी किसी बच्चे को काम पर जाते हुए देखते हो तो आप उसे समझाइए कि शिक्षा उसके लिए क्यों जरूरी है। उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, तब आज उनकी ये हालत है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में अगर वो बच्चे भी पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो उनकी क्या हालत होगी, आप ये सोच भी नहीं सकते, आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, आत्मनिर्भर होगा और वो अपने परिवार का गुजारा भी अच्छी तरह चला पाएगा, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। लेकिन जब वो व्यक्ति खुद ही अपने आप पर निर्भर नहीं है, वो दूसरों पर डिपेंड है, अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो आप सोच कर देखिए कि वो कैसे अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठा पाएगा। ठीक है, तो इस कविता का जो पूरा निचोड़ जो निकलकर हमारे सामने आया है वो यह आया है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं तो उन्हें काम पर नहीं जाना चाहिए। उनका जो मुख्य कार्य क्या है वो है उनका पढ़ाई, शिक्षा ग्रहण करना, खेलना कूदना, मौज मस्ती करना। ठीक है, अगर बचपन आपका ऐसे ही काम करने में चला गया तो आने वाले जीवन की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाला जीवन कैसा होगा। तो यहाँ पर कवि ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न रखा है कि भाई ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, और यह केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी बहुत खतरनाक बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में ही बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमसे भी ज़्यादा बड़े बड़े देश हैं, ठीक है, जो ताकतवर हैं, विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनमें भी बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है। तो चाहे यह समस्या भारत की हो चाहे पूरे विश्व की हो, लेकिन समस्या होती है और उस समस्या का हल भी हमें ही निकालना होगा। तो राजेश जोशी जी ने अपनी इस कविता के द्वारा हमें यह समझाने की कोशिश की है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए। और अब आपको पता है कि अब तो सरकार ने कानून भी बना दिया है कि अगर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करते हुए पाए गए तो उनके जो मालिक हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमें हमारे समाज को जागरूक करना होगा और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरकार ही इस दिशा में कार्य करेगी, आप और हम मिलकर भी अपने हिस्से का जरूरी योगदान दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यह कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बहुत छोटी सी कविता है, आसान कविता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कविता में कोई भी परेशानी या कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।